हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 27 पार्ट 6। इसमें आज हम विविध अधिगमकर्ता की जो समझ हमारा टॉपिक है आज ही फिनिश हो जाएगा। देन इसके बाद जो क्लास होगी उसमें न्यू टॉपिक आएगा आपका विकास का जो चैप्टर है आपका वो आएगा यूनिट 1 जो उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट 3 जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 नहीं, यूनिट 4 जो है इसको हम कंप्लीट करा देंगे आज। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा लास्ट पार्ट है आपका 6 पार्ट विविध अधिगमकर्ता की समझ। ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इसमें टॉपिक हेडिंग रहेगी वो फर्स्ट हेडिंग है हमारी समस्यात्मक दृष्टि से। ठीक है, कि जो समस्यात्मक दृष्टि से जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा क्या है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो समस्यात्मक दृष्टि से पिछड़े विशिष्ट बालक हैं वो होते कौन हैं। ठीक है, तो समस्यात्मक बालक वह बालक होते हैं जो सामान्य व्यवहार नहीं करते, अपने परिवार, विद्यालय, समाज में तरह तरह की समस्या उत्पन्न करते हैं। तो समस्यात्मक जो बालक होता है वो एक ऐसा बालक होता है जो क्या है, सामान्य जो बालक होते हैं उनकी तरह व्यवहार वो नहीं करता। वो क्या करता है, अपने परिवार में जो उनके परिवार होते हैं, फैमिली में मीन्स वही, और स्कूल में, समाज में बहुत सारी क्या है समस्या उत्पन्न कर देता है, प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देता है। तो इसमें यही है कि जो समस्यात्मक जो बालक होता है, समस्या से जो ग्रस्त जो बच्चा होता है, उसको हम अगर किसी चीज़ के लिए बार बार मना भी करेंगे लेकिन करने के बाद भी उनके अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है कि वो क्या है, वो अपना व्यवहार चेंज नहीं करता। तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। ठीक है, और ये जो बच्चे होते हैं इनका जो व्यवहार है वो कैसा होता है, इनका व्यवहार होता है असामान्य। कैसा होता है इनका व्यवहार, असामान्य होता है। जो किस चीज़ में, जो पर्यावरण में इनका व्यवहार कैसा होता है, असामान्य होता है। जो कि पर्यावरण के साथ समायोजन करने में क्या करता है, परेशान होते हैं। ठीक है, जो अपने पर्यावरण के साथ ही समायोजन करने में क्या होते हैं, परेशान होते हैं। और जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, कौन से बच्चों को, जो समस्यात्मक बालक होते हैं। अब इसमें आता है इनकी विशेषताएं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसमें पॉइंट स्व नियंत्रण कमी, कि ये जो बच्चे होते हैं इनमें क्या है, ये बच्चे स्व नियंत्रण में कमी रखते हैं। क्या करते हैं, स्व नियंत्रण में कमी रखते हैं। ठीक है, कि ये क्या रखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें असामाजिक व्यवहार, कि ये जो बच्चे होते हैं ये असामाजिक और विघटनकारी व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं, असामाजिक व्यवहार करते हैं। तो ये बच्चे समस्यात्मक जो बालक होते हैं कैसा व्यवहार करते हैं, असामाजिक व्यवहार करते हैं। अब जो असामाजिक व्यवहार है ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो नियम, ठीक है, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं उनका क्या करता है, उल्लंघन करने वाला व्यवहार करता है। उसका व्यवहार ऐसा होता है कि वो नियम जो भी होते हैं, रूल्स जो भी होते हैं और जो कानून बने होते हैं उन सब का क्या करता है, वो उल्लंघन करता है। तो असामाजिक व्यवहार के अंदर आपका ये भी आ सकता है कि ये भी आता है कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, शोर मचाना। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, गाली देना। आपने देखा होगा क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गाली देते हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की शिकायत करता है कि मैम देखो ये बच्चा गाली दे रहा है, या आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे शांत बैठे होते हैं, नॉर्मल भी सामान्य रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शोर मचाते हैं या फिर लड़ाई करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की आदत ऐसी होती है कि आपने देखा होगा ना, बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, मेरी पेंसिल किसी ने ले ली। तो ये ऐसी होता है,
तो ये समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो ये हरकतें करते हैं, चोरी करना, कि वो क्या करेंगे, क्लास में बच्चे की पेंसिल निकाल लेंगे, कॉपी निकाल लेंगे। तो एक तरह से ये हो गया कि जो समस्यात्मक बालक है वो कैसा व्यवहार करता है, असामाजिक व्यवहार करता है। ठीक है, तो असामाजिक व्यवहार करने वाले बच्चे को ही हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक उसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो असामाजिक व्यवहार का जो कारण होता है ना, मोस्टली वो बचपन में ही प्रतिकूल हालात होते हैं, या फिर माता पिता का असंगत व्यवहार होता है, या फिर माता पिता के द्वारा बच्चे की कोई भी अवहेलना करी जाती है, या फिर माता पिता द्वारा बच्चे को अपशब्द कहना होता है। तो ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनका जो ये असामाजिक व्यवहार का कारण उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका परिवार भी हो सकता है। ठीक है, उनका परिवार हो सकता है कि जैसे माता पिता बच्चे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो बच्चा भी फिर क्या करेगा, वही चीज़ सीखेगा, वो वैसे ही बोलता है, और या उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है, या माता पिता का ही असंगत व्यवहार है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, असामाजिक व्यवहार के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और ये जो असामाजिक व्यवहार होता है बच्चों का, इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए कि उनको असामाजिक व्यवहार से निपटने के लिए, कि अगर कोई बच्चा समस्यात्मक बालक है या फिर असामाजिक व्यवहार कर रहा है तो उसको उसके उस व्यवहार से किस तरीके से निपटा जाए। तो टाइम आउट के बाद बच्चे की तारीफ़ करें। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चे की तारीफ़ करें, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करें, तो ये सब आता है इसके अंदर। बच्चे को अनुचित व्यवहार वाली जगह से क्या करें, दूर हटा दें और नई गतिविधि की ओर ले जाए, कि तब बच्चा इस तरीके की हरकत कर रहा है तो उसको कोई नई चीज़ करने के लिए कहें। ठीक है, और जहाँ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है वहाँ से उसको हटा दें। तो इस तरीके से हम इस चीज़ से निपट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नियमों का उल्लंघन। क्या आता है, नियमों का उल्लंघन करना, कि ये बच्चे समाज के नियमों को क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, कि समाज ने जो भी नियम बनाए हैं, नियम कानून बनाए हैं, उन सभी का ये क्या करते हैं, ये उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो बालक होते हैं ये नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा 4 पॉइंट आता है गृह कार्य। क्या आता है, गृह कार्य। तो ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं ये क्या करते हैं, गृह कार्य, होमवर्क जो इनको देते हैं स्कूल में टीचर देते हैं, तो ये उस होमवर्क को नहीं करते। ये नए नए तरीके के बहाने बनाते हैं कि मैम इसलिए नहीं कर पाए, या ये रीज़न रहा, झूठ बोलेंगे। बट इनका क्या होता है कि ये होमवर्क करके नहीं लाते। ठीक है, तो ये भी इनकी एक विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पढ़ाना मुश्किल, कि जो ये बच्चे होते हैं समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि ये एक्टिविटी ऐसे करते हैं, क्लास अगर क्या है पूरी शांत है, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देंगे कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देंगे, या फिर इनको पढ़ने के लिए कहेंगे तो ये उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये बालक क्या होते हैं, इन बालकों को पढ़ाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है समझना मुश्किल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बालक होते हैं बच्चों को टीचर क्या होता है इसमें, कि जो टीचर होता है टीचर इनको इजीली समझ नहीं पाता। इन बच्चों को समझना जो है वो शिक्षक के लिए एक तरह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इन बच्चों को समझना। नेक्स्ट आपका आता है इनकी पहचान। नेक्स्ट क्या आता है, इनकी पहचान। तो ये जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं इनकी पहचान, समस्यात्मक बच्चों की पहचान के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं। फर्स्ट कौन सा आता है आपका, विकासात्मक मापनी। सेकंड है आपका बालक की व्यक्तित्व अध्ययन विधि। थर्ड आता है आपका बालक के व्यवहार की व्यवस्थित अवलोकन विधि। तो ये तीन आपके ऐसे तरीके हैं, विकासात्मक मापनी, बालक की व्यक्तित्व अध्ययन विधि, थर्ड बालक के व्यवहार की व्यवस्थित अवलोकन विधि, कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये समस्यात्मक बालक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है
इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है विकासात्मक मापनी। तो ये जो विकासात्मक मापनी जो है या विकासात्मक जो पैमाना है, ये क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है, यह आपका एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, शैक्षिक मूल्यांकन में किया जाता है। किस में किया जाता है, शैक्षिक मूल्यांकन में इस उपकरण का क्या है, उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, शैक्षिक मूल्यांकन में विभिन्न आयु मीन्स जो एज होती है वो, और ग्रेड के जो समूह होते हैं में क्षमताएं और उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। इसका मोस्टली जो यूज़ है वो शैक्षिक मूल्यांकन में विभिन्न आयु जो एज होती है और ग्रेड समूह की क्षमता या उसकी उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। और ये जो विकास मॉडल बनाने का एक क्या है, आधार बनता है। ठीक है, और ये दर्शाता है कि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, कि जो शिक्षा की प्रणाली है, ये दर्शाता है कि जो शिक्षा की क्या है, शिक्षा की जो प्रणाली है, ठीक है, शिक्षा की प्रणाली के माध्यम शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जो भी आगे बढ़ने वाले छात्र हैं, आगे बढ़ने पर छात्र ज्ञान में कैसे प्रगति करते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक मापनी में क्या होता है, ये दर्शाती है कि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ने पर जो छात्र ज्ञान में कैसे प्रगति करते हैं। तो ये आता है आपका विकासात्मक मापनी के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें बालक के व्यक्तित्व की अध्ययन विधि। तो इसमें क्या होता है कि बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए क्या होता है कि कई विधियां अपनाई जाती हैं, और इनमें से कुछ विधियां जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आता है कि प्रश्नावली विधि, ठीक है, आता है प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग वाली विधि, ठीक है, इसी के अंदर आता है उपचारात्मक विधि। तो ये सारी विधि क्या होती हैं, ये सारी विधि बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनसे भी हम समस्यात्मक जो बालक हैं उनकी हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चे से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, वो प्रश्न बता रहा है नहीं बता रहा है, उससे हमें आइडिया हो जाता है। प्रयोगात्मक जो विधि होती है, इससे हम क्या है, कारण और जो प्रभाव होते हैं उसके संबंध को स्थापित कर सकते हैं या वस्तु का परिवर्तन कर सकते हैं हम उसके अंदर। और उपचारात्मक विधि की कोई भी क्या है, हम बच्चा अगर समस्यात्मक बालक है हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो मीन्स बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिनसे हम बालक की व्यक्तित्व अध्ययन विधि, जिससे हम बालक के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट आती है बालक के व्यवहार की व्यवस्थित अवलोकन विधि। तो बालक के व्यवहार की व्यवस्थित अवलोकन विधि के अंदर यही आता है आपका कि इसमें बच्चे का जो व्यवहार होता है, मीन्स बच्चे की जो क्रियाएं होती हैं समस्यात्मक बालक की, मतलब जो एक बालक है उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं, उसके जो हाव भाव होते हैं, उसके जो व्यवहार होते हैं, तो इसमें बच्चे की जो क्रियाएं होती है, उनकी अभिव्यक्ति जो होती है, या फिर उनके हाव भाव होते हैं, या उनके व्यवहार को देखना, या उनसे बातचीत करना, उनकी जो है कि जो क्रियाएं होती हैं उसको सुनना, ये सब किसके अंदर आता है, ये आता है बालक के व्यवहार की व्यवस्थित अवलोकन विधि के अंतर्गत। ये सारी अवलोकन विधि के अंतर्गत यही आता है। अवलोकन का मतलब ये होता है बच्चे के लिए कि उसकी क्रिया, उसकी अभिव्यक्ति, उसके हाव भाव, उसके व्यवहार को देखना, बातचीत करना उनसे, उनको सुनना, ये सभी चीज़ें होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई, उससे पता लग जाता है कि ये समस्यात्मक बालक है या फिर नहीं है। ओके, तो ये थी आपकी समस्यात्मक बालक की पहचान। यहाँ हमने विशेषताएं करी हैं, यहाँ हमने इसका मीनिंग कि ये होता क्या है। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है समस्यात्मक बालक के अंदर, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके प्रकार, टाइप्स।
तो आपके समस्यात्मक बालक के क्या हैं टाइप्स जो हैं, प्रकार हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो समस्यात्मक बालक हैं तो बहुत सारे प्रयोग किए गए, ठीक है, विभिन्न प्रयोग करे गए, बहुत सारे प्रयोग करे गए और उसमें बताया गया है कि इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, कि जो समस्यात्मक बालक के प्रकार हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये किस चीज़ से पता लगा? प्रयोगों द्वारा पता लगा, ठीक है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट आता है चोरी करना और बेईमानी करना, ठीक है। ये चोरी करना और बेईमानी करना ये किसने प्रयोग किया था? स्टाफर ने 1955 में एक प्रयोग किया था जिसमें पता लगा था कि जो बच्चे हैं जो साधारण चोरी करते हैं या बेईमानी करते हैं, ये सभी क्या है, ये समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसने बताया था? स्टाफर ने 1955 में एक प्रयोग किया था जिसके द्वारा ये सिद्ध हुआ था, पता लगा था कि चोरी करना भी एक समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है, कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो सामान्य चोरी करते हैं या बेईमानी करते हैं, ठीक है, या फिर तो ये सब आता है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट आता है इसमें समाज नियम भंग करना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज के नियम का क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, भंग करते हैं, उनका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, ओके। और इसमें आता है, इसके टाइप्स में आता है, थर्ड पॉइंट आता है झूठ बोलना, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी झूठ बोलने की आदत होती है, ये भी समस्यात्मक बालक का एक प्रकार है। नेक्स्ट आता है इसमें बहाने बनाना। क्या आता है? बहाने बनाना, कि वो क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, कि मैम ये काम इसलिए नहीं कर पाया या ये मेरा काम इस तरीके से नहीं हुआ। तो ये बच्चे भी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 5 आता है चर्चा पर हावी रहना। तो ये क्या करते हैं, ये जो चर्चाएं होती हैं कोई भी, उन पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हावी होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये इसके टाइप्स हैं, ओके। और आपका इसके और भी प्रकार हैं, कि जो आपके वो हैं स्टार्क ने आपका आता है स्पार्क हैं, जिन्होंने 1952 में क्या किया था, 1952 में एक प्रयोग किया था। उसके द्वारा बताया गया था कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली वो कक्षा में पढ़ाई के बीच बाधा पैदा करते हैं। क्या करते हैं, क्लास में क्या करते हैं, तब पढ़ा रहे हैं, तब पढ़ाई कराते हैं कौन, टीचर, तो वो क्या करते हैं, बाधा पैदा कर देते हैं, वो रुकावट पैदा कर देते हैं। ये किसने देखा, स्पार्क ने 1952 का जो प्रयोग है उसमें ये चीज़ उन्होंने नोट करी, ठीक है। और इन्होंने ये भी नोट करा, जो स्पार्क हैं इन्होंने ये भी नोट करा कि कानाफूसी करने वाले बच्चे, कि जो कानाफूसी करने वाले बच्चे होते हैं, कानाफूसी करने वाले बच्चे भी क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, ठीक है। अधिक कोतून करने वाले, अधिक बोलने वाले बालक, या कोई भी कार्य में असावधानी करने वाले बच्चे, या बेचैनी प्रदर्शित करने वाले बच्चे, तो या बेवकूफ़ी करने वाले जो बच्चे होते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, समस्यात्मक बालक के प्रकार के अंदर ही ये आते हैं, ठीक है। स्पार्क ने ये प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने ये चीज़ देखी थी, क्लियर। तो ये होते हैं आपके समस्यात्मक बालक के प्रकार। अब समस्यात्मक जो बालक के प्रकार हैं ये तो पता लग गया, ठीक है। अब इनके कारण क्या होते हैं, इनके जो रीज़न हैं, कारण क्या हैं इनके, जो समस्यात्मक बालक हैं ये इस तरीके की हरकत क्यों करते हैं। फर्स्ट आता है इनका बुद्धि, ठीक है, कि इनकी बुद्धि भी ऐसी होती है जिस वजह से ये इस तरीके का व्यवहार करते हैं। सेकंड आता है आपका शारीरिक दोष भी क्या है, ये कारण है इनका समस्यात्मक बालकों का। थर्ड आता है समाज में अनैतिकता, ये भी एक रीज़न है किसका, समस्यात्मक बालकों का, कि कारण कि क्यों ऐसे हो जाते हैं। 4 पॉइंट आता है आपका पारिवारिक वातावरण।
वातावरण का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वही चीज़ के घर में पेरेंट्स जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं या आस-पास में जिस तरीके का अड़ोसी पड़ोसी बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को देखता है और वो भी समस्यात्मक बालक के रूप में एक तरह से वैसे ही व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है। 5 पॉइंट में आता है आपका फिल्म व गंदा साहित्य। आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं या गंदा साहित्य देखते हैं, तो ये भी एक कारण ही है इसका। ठीक है। और भ्रष्टाचार या फिर जातिवाद भेदता, जो जातिवाद भेद करते हैं, जातीय आपका इसमें आता है जातीय भेदभाव, ये भी क्या है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये इसके सारे क्या हैं, ये सारे इसके रीज़न हैं, कारण हैं, जिसके वजह से समस्यात्मक एक बालक जो है देखा गया है कि उसके अंदर ये सारे कारणों के वजह से क्या है, वो एक समस्यात्मक बालक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें इनका उपाय, कि जो ये समस्यात्मक बालक होते हैं इनका उपाय किस तरीके से किया जा सकता है। तो इनको क्या है, फर्स्ट में आता है व्यस्त रखना, कि इन बच्चों को तुम हमेशा व्यस्त रखो ताकि इस तरीके की हरकत करें ही ना। ठीक है। निरंतर परामर्श, कि इनको निरंतर परामर्श दो और इनका मार्गदर्शन करो, तो ये एक उपाय है। थर्ड आता है इसमें अभिभावक और शिक्षक संपर्क। अभिभावक और शिक्षक का क्या है, संपर्क रहना चाहिए ताकि बच्चे के बारे में हर एक्टिविटी का पता लगता रहे और उसको सुधारा जा सके। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इसके उपाय के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हुआ आपको। अब इसमें हमारी नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आती है समस्यात्मक बालक की विशेषता। क्या आती है, समस्यात्मक बालक की विशेषता। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है समस्यात्मक बालक की शिक्षा, कि इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में आता है हमारा कारण को पता लगाना, कि समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके सबसे पहले कारण को पता लगाया जाता है कि ये इस तरीके से हैं क्यों। इनको शिक्षा इस तरीके से दी जाती है कि उनके कारण का पता लगाएं, देन उसका सॉल्यूशन करें। तो फर्स्टली इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि बच्चों का कि समस्यात्मक बालकों का क्या है, कारण का पता लगाना। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देना, कि इनको जो शिक्षा देनी चाहिए वो कैसे देनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से देनी चाहिए। ठीक है। कि इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से इनको शिक्षा देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है मूल प्रवृत्ति ख़त्म ना करना। ये जो बच्चे होते हैं इनको शिक्षा इस तरीके से देनी चाहिए कि जो इनकी मूल प्रवृत्ति है वो ख़त्म ना हो। ठीक है। क्लियर हुआ कि मूल प्रवृत्ति ख़त्म नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आत्म अनुशासन की भावना विकसित करना, कि जो ये समस्यात्मक बालक होते हैं इनके अंदर आत्म अनुशासन की क्या है, भावना विकसित करनी है। तो आत्म अनुशासन का मतलब यहाँ यही है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से क्या करें, बचें। कि जो बच्चे का ध्यान भटका रही हूँ तो उन चीज़ों से क्या है, उनको बचाव करना। ठीक है। या लक्ष्य को पूरा करने से किसी भी चीज़ को अपने से दूर ना होने देना, कि अगर कोई भी लक्ष्य है बच्चे का तो उसको उस चीज़ से दूर नहीं होने देना, उसके लक्ष्य को प्राप्त करवाना, उसको मार्गदर्शन देना, उसको निरंतर जो है परामर्श देते रहना। तो ये सब आता है आपका आत्म अनुशासन की भावना के अंतर्गत, कि बच्चे की क्या है, आत्म अनुशासन की जो भावनाएं हैं उसको क्या करना है, उसको विकसित करना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है नैतिक शिक्षा देना, कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें नैतिक शिक्षा हो। ठीक है। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है आपका कि बच्चे को क्या है, ईमानदारी, दयालु या जिम्मेदार बनाना। कि जो बच्चा होता है उसको क्या किया जाए, उसको ईमानदार बनाया जाए, उसको दयालु बनाया जाए, उसको ज़िम्मेदार बनाया जाए। ठीक है। तो ये आता है आपका नैतिक शिक्षा के
अंतर्गत। ओके। और जो भी नैतिकता से जुड़ी समस्याएं हैं उनको क्या किया जाता है, नैतिक शिक्षा में रोका जाता है। उसमें कि इसमें बच्चे को क्या किया जाता है, इसमें बच्चे को रोका जाता है। इसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि हमें समाज के हर व्यक्ति या फिर समाज और देश का हित करना है, इस तरीके की शिक्षा दी जाती है। या मनुष्य के प्रति विश्वास की भावना उसमें क्या है, विकसित की जाती है। या फिर समाज में सामाजिक सुख और संगठन में तालमेल बिठाना होता है या उसको बढ़ाना है, इस टाइप की जो है वो शिक्षा दी जाती है। तो ये सब आता है नैतिक शिक्षा के अंतर्गत कि बच्चे को क्या करना है, नैतिक शिक्षा देना है। ठीक है। नैतिक शिक्षा देने का मोटिव ये भी होता है कि वो बच्चे को उसकी संस्कृति से जोड़े क्या है, रखती है एक तरह से। ठीक है। तो इसलिए हमें बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा अवसर देना। अवसर देना में यही है कि इसमें क्या है, बच्चे को अवसर देने चाहिए। उनको शिक्षा ऐसी दें या शिक्षा इस तरीके से कराएं कि उनको क्लास में अगर तुम कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, करा रहे हो, तो उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराएं। उनको अवसर दें कि वो अपने आप को बता सकें हम ऐसे हैं, ताकि आप उसका सोल्यूशन निकाल सको कि भाई इस तरीके की हरकत करा तो नहीं करनी चाहिए, इसको ध्यान भटका के इधर की साइड ले जाना चाहिए। तो इनको ये नहीं है कि ये समस्यात्मक बालक है तो इनको छोड़ दिया क्लास के अंदर कि हाँ भाई ये तो चिल्लाता है, शोर मचाता है, पढ़ता नहीं है, बदतमीज़ है, तो इसको छोड़ो। अवसर दो उसको भी। ठीक है। और इसमें 7 पॉइंट आता है आपका। 7 पॉइंट आता है इसमें कि बच्चे को सरल भाषा में पढ़ाना। टीचर जो है वो स्टूडेंट को कौन सी भाषा में पढ़ाए, सरल भाषा में पढ़ाना। ठीक है। 7 पॉइंट में आता है कि टीचर को बच्चों को कैसी भाषा में पढ़ाना चाहिए, सरल भाषा में पढ़ाना चाहिए। कि जो समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा के उपाय जो हैं या शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि उनको सरल भाषा में पढ़ाएं कि जो उनको ईजिली समझ में आ सके। ठीक है। और 8 पॉइंट आता है इसमें कि गलती पर प्यार से समझाना। गलती लिख लो कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर गलती कर रहा है तो टीचर को उसे मारना नहीं है, जबकि उसको क्या करना है, उसको प्यार से समझाना है। अगर आप मारोगे या डांटोगे तो वो उस टीचर से हेट करने लग जाएगा और ना समझेगा अच्छे से, और फिर वो औरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा, मीन्स डांटेगा, चिल्लाएगा, जो भी। अगर तुम प्यार से बात करोगे, प्यार से समझाओगे उसकी गलतियों पे, तो वो अच्छे से समझेगा। तो शिक्षा देते वक्त हमें क्या करना है, हमें उसकी गलतियों पर को प्यार से समझाना है, डांटना वाटना उसको नहीं है। ठीक है। इसमें आता है और शारीरिक दंड। 9 पॉइंट आता है शारीरिक दंड। ठीक है। तो शारीरिक दंड जो है, बच्चे को कठोर शारीरिक दंड नहीं देना है इसमें। ठीक है। और इसमें 10 पॉइंट आता है आपका। 10 पॉइंट आता है कि बच्चों की अक्षमता पर, कि बच्चा अगर किसी चीज़ में अक्षमता दिखाता है, उसकी क्षमता नहीं है उस चीज़ को करने की, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है। क्योंकि अगर मजाक उड़ाते हैं तो ये भी एक तरह से बालक समस्यात्मक बालक की ओर अग्रसर कर जाता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि बच्चों की शिक्षा इस तरीके से होनी चाहिए, और बच्चे को अपनी समस्या को खुद हल करने के लिए उन्हें मौके देने चाहिए। यहाँ मैंने अवसर बताया था, तो अवसर का भी मतलब यहाँ पे यही है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को मौका दो कि भाई इसको सॉल्व कर, इस हिंट दो, परामर्श दो, उसको समझाओ, लेकिन ट्राई करो कि वो उसका सॉल्यूशन खुद निकाले। ठीक है। और ऐसे बच्चे को क्या करना है आपको, 11 पॉइंट में आता है, ऐसे बच्चे को खेल, ड्रामा, संगीत, फिल्म के जरिए क्या है, पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। कि ऐसे बच्चों को क्या करना है, उनको खेल कराएं, कोई भी ड्रामा दिखाएं, कोई भी फिल्म दिखाएं, तो इस तरीके, या कोई भी संगीत, इन सब के माध्यम से क्या करें,
उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। ऐसी फिल्म नहीं दिखानी जिससे वो क्या नाम है गंदे गंदे विचार आ रहे हैं उसके अंदर, वो गलत हरकतें कर रहा है, नहीं, उसको ये सारी चीज़ें दिखानी है बट पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी इस तरीके की मूवी होती हैं जो पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हैं स्टूडेंट को। तो आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर, एक दो और मूवी हैं जो स्कूल में बच्चों को दिखाई गई हैं। तो ये सब क्या है, बच्चे को मोटिव करने के लिए होता है, ठीक है। और बच्चे को क्या है, जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए, उनको नैतिकता की, उनको धार्मिक की, उनको यौन शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं उनको क्या है देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी हैं आपका, ये सभी आता है आपका समस्यात्मक बालक की शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ आपका टॉपिक होता है ख़त्म, ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। हमने जितनी भी विविध अधिगमकर्ता की समझ, जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमने जितनी भी हेडिंग्स को क्लियर करा है, पढ़ा है, उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप ये वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके के हुए होंगे कि जो एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और जो आगे आने के चांसेस 101% हैं। ओके, तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।